नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस किताब के चैप्टर नंबर 6 में हम निर्माण उद्योग की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह से टिका हुआ है पिछले चैप्टर पर ऊर्जा और खनिज संसाधन पर। यानी जिसने ऊर्जा और खनिज संसाधन है बहुत अच्छे से और ढंग से पढ़े हैं, उसको ये चैप्टर चुटकियों में पूरा समझ में आ रहा है। लेक्चर 5 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम उद्योगों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले के जो लेक्चर हुए इस चैप्टर में हमने लोहे से संबंधित उद्योगों की बात की, भारत में उद्योगों की स्थिति की बात की, और आज हम लोहा इस्पात यानी आयरन एंड स्टील कंपनीज के अंदर जो बचे हुए उद्योग है, सेलम जैसे, विशाखापत्तनम जैसे, उनकी बात करने वाले हैं। इससे पहले राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, आदि चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक एक को समझ चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलम इस्पात संयंत्र ये तमिलनाडु में है। किस जगह है ये? तमिलनाडु में। यानी सेलम जो संयंत्र है ये तमिलनाडु में है। इसको हम डिटेल्स हैं उसी तरह डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं? डायग्राम के माध्यम से इसको भी हम समझने वाले। तो सबसे पहले हम सेलम को देखेंगे, उसके बाद विशाखापत्तनम संयंत्र और इसके बाद विजयनगर इस्पात संयंत्र को हम देखेंगे। यानी आज हम आयरन एंड स्टील की 3 फैक्ट्रियां पढ़ने वाले हैं। कितनी फैक्ट्रियां पढ़ने वाले? 3 फैक्ट्रियां पढ़ने वाले। देखो, हमने भिलाई को भी पढ़ा, भिलाई छत्तीसगढ़ वाला। हमने राउरकेला को भी पढ़ा और एक मैप के द्वारा अच्छे से इसको समझ रहे थे। हमने बोकारो भी पढ़ा, बोकारो। हमने दुर्गापुरा भी पढ़ा और अच्छे से हम समझ गए थे कि 1, 2, 3 ये 3 जो है, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमने सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, कौन थी? सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसमें हमने लगा लिए थे। बोकारो जो है वो हमारा थोड़ा लेट लगा, उसको हमने जो है थर्ड पंचवर्षीय योजना, 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान, ठीक है, इसके अंदर देखा हमने इसको। तो ये पढ़ने के बाद जैसे हम आगे बढ़े, उसके बाद हमारा सेलम आ जाता है, हमारा विशाखापट्टनम आ जाता है, विजयनगर आ जाता है। इसके अलावा 2-3 हमने छोटे छोटे भी देखे जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आज वाले जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि एक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं काफ़ी होती है, लेकिन स्टील आयरन का जो उद्योग होता है उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है वो मैग्नीज, चूना, ये सब होती है, जो हमने एक एक करके समझा है। तो आज के इस मज़ेदार लेक्चर में सबसे पहले हम सेलम की बात करते हैं। सेलम इस्पात संयंत्र, कोई भी उद्योग होगा, हमने कई बार कहा है कि सबसे पहले उसको चूना पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? चूना पत्थर। और कोई भी उद्योग अब तक हमने जो पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर चूना पत्थर कहीं से मिल रहा था, वीरमित्रपुर से मिल रहा था। कहां से मिल रहा था? वीरमित्रपुर से। अब देखते हैं इसको कहां से मिलता है, ठीक है ना। चूना पत्थर चाहिए होता है, इसके अलावा स्टील का जो प्लांट होता है उसको मैग्नीज चाहिए होता है, चूना पत्थर, मैग्नीज। कच्चा लोहा उसको चाहिए होता है, यानी लोहा अयस्क उसको चाहिए होता है। कुछ चीजें फिक्स होती है, परिवहन उसे चाहिए होता है, परिवहन। उद्योग खत्म होने पर एक बार मैं और दिखा दूंगा ये चीज़ें आपको, यानी अच्छे से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। परिवहन चाहिए, पानी चाहिए, जलापूर्ति चाहिए, विद्युत चाहिए, यानी मतलब कोयला चाहिए, इसको कोयले की भी इसको आवश्यकता होती है, कोयला। तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जब जाके उद्योग बन पाता है। कौन सा उद्योग? स्टील। देखो, सेलम स्टील प्लांट, इसका ये इंटरेस्ट गेट है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, हर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, अंदर चेकिंग वेकिंग चलती रहती है। तो ये सेलम है। कभी भी आपका तमिलनाडु जाना हो तो यहाँ विजिट पास बनता है, आप जा सकते हैं विजिट पास लेके, तो जाइएगा जरूर। सेलम इस्पात संयंत्र सेलम तमिलनाडु में है। इस संयंत्र को 1982 में चालू किया गया। कब किया गया? 1982 में चालू किया गया। और क्या खास बात है, ये भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस स्टील बनाता है। यानी ये भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस क्या बनाता है भाई? स्टेनलेस स्टील बनाता है। स्टेनलेस का क्या मतलब है? यानी कि अच्छी क्वालिटी की। एक तो स्टील अच्छी क्वालिटी की होती है, एक स्टील ऐसी होती है कि उसी के लिए वो जाना जाता है।
तो कुछ चीजें ऐड करके एक अलग रूप दिया जाता है। स्टेन स्टील बनाने का कारखाना है, यही है मात्र एक। इस संयंत्र को लोहा एसिड की प्राप्ति स्थानीय शिवराय पाड़ी तमिलनाडु से होती है। देखो मैंने कहा ना, कोई भी स्टील का कारखाना होगा उसको लोहा तो चाहिए, जब तो वो स्टील बना पाएगा, आयरन बना पाएगा। लोहा एसिड इसको कहां से मिलता है? शिवराय पहाड़ी से। कहां से मिलता है भाई? शिवराय पहाड़ी से। ये लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। लिग्नाइट ये कोयले का रूप होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। कोयले के रूप पढ़े थे ना हमने, क्या पढ़े थे कोयले के रूप? कि कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट खनिज में पढ़े थे ना, एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद बिटुमिन्स, उसके बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट इतना अच्छा नहीं होता, मतलब घटिया ही होता है एक प्रकार से, लिग्नाइट। और इसके बाद 4 नंबर पे था पिट। ये कोयले के प्रकार थे। तो यहाँ कौन सा कोयला मिलता है इसको? सेलम को। इसको लिग्नाइट मिलता है। कौन सा मिलता है? लिग्नाइट। लोहे के भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, है ना, सीडेराइट, सबसे घटिया वाला सीडेराइट, सबसे अच्छा वाला मैग्नेटाइट। इस प्रकार लोहे के 4 रूप होते हैं, वैसे ही कोयले के भी 4 रूप होते हैं, और सबसे घटिया लिग्नाइट ही माना जाता है। तो लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है जिसकी प्राप्ति नेवेली के लिग्नाइट कोयला खानों से होती है। यानी ये कहां से लेके आता है लिग्नाइट? नेवेली की जो खाने हैं तमिलनाडु में, आसपास ही लगाए जाते हैं। मोस्टली जितने भी कारखाने लगेंगे, स्टील प्लांट हो चाहे कोई सा भी उद्योग हो, कच्चा माल उसको आसानी से जहां से मिल जाए वहां उसको लगाया जाता है। जैसे कोई गन्ने के बहुत बड़े ज्यादा गन्ने के खेत होते हैं या गन्ना उत्पादित क्षेत्र होता है, तो चीनी और गुड़ बनाने की फैक्ट्री उसके आसपास ही लगाई जाएगी। अगर किसी क्षेत्र के अंदर गुलाब के फूल बहुत ज्यादा होते हैं तो गुलकंद बनाने की फैक्ट्री आसपास ही लगाई जाएगी। तो हमेशा फैक्ट्री उन परिस्थितियों में लगाई जाती है जहां वो चीजें यानी कच्चा माल मिल जाए। जैसे जमशेदपुर टाटा जी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े दिमाग से काम किया। वहां से कोयला क्षेत्र भी उतना ही पड़ता है जितना दूर इधर कच्चा लोहा पड़ता है, दोनों के मध्य में लगाया। तो मध्य अवस्थित है कौन सा? जमशेदपुर। अवस्थिति के हिसाब से पूरे भारत में जमशेदपुर जी ने, जो जमशेदपुर जिसको हम टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो सबसे अच्छी तरीके से और सबसे अच्छी गुणवत्ता के तौर पर या अपनी अवस्थिति यानी अपने स्थान की वजह से फेमस है। यानी बहुत अच्छे से उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। जबकि विश्वेश्वरैया यानी VISL जब पढ़ते हैं हम, तो हमने पढ़ा कि उसको टाइम पे क्या नहीं मिल रहा था? विद्युत। क्योंकि कोयला क्षेत्र कोई आसपास ही नहीं है। अगर कोयला नहीं मिल रहा है तो लाइट नहीं बन रही उद्योग में, तो उन्हें इस चीज का पहले सोचना चाहिए था। लेकिन VISL वालों को नहीं मिलती। फिर वो लकड़ी को जला के चारकोल बना के फिर उसमें लाइट उत्पादित करते हैं, फिर भी उसको विद्युत के रूप में काम में लेते हैं। अब वो जो है जोग जलप्रपात, जो पानी का एक पहाड़ से पानी जो है बह रहा है नीचे गिर रहा है, वो जलप्रपात कहलाता है। पास में जोग फॉल्स या जोग जलप्रपात है, वहां से पानी से विद्युत बना के काम चला रहे। तो ये जुगाड़ करने वाली बात हो जाती है। तो VISL वालों को समस्या क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अवस्थिति को ध्यान नहीं रखा। क्योंकि जब भी कोई उद्योग स्टील और आयरन कंपनी का लगाया जाता है तो मैग्नीज का, चूना पत्थर का, कच्चे लोहे का, कोयले का, पानी का, लाइट का आदि चीजों का ध्यान रखा जाता है, जब जाके वो उद्योग सफल होता है। तो हमने 2 चीजों को देखा, एक तो अवस्थिति के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह पर स्थित है जमशेदपुर टाटा जी का, एक अवस्थिति के हिसाब पर बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया VISL वालों ने। तो इस प्रकार से एक एक उद्योग को पढ़ने से ये पता चलता है कि उद्योग की स्थिति क्या होनी चाहिए, उद्योग कहाँ होना चाहिए। तो प्रत्येक उद्योग को जो चीज़ें चाहिए वो आसपास ही मिल जाती है। तो लोहा ऐसा शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में होगी, लिग्नाइट इसको कोयला लिया गया ये भी तमिलनाडु में होगा। तो ये खुद उद्योग कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये खुद तमिलनाडु में, तो आसपास की चीजें भी कहाँ होगी? तमिलनाडु के आसपास होगी, इधर कोई इधर कोई इधर, समझ गए ना। तो ये लोहा कच्चा कहां से ला रहा है? शिवराय पहाड़ी से। लिग्नाइट कहां से ला रहा है? आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है जिसमें नेवेली स्थान से लिग्नाइट ला रहा है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। शिवराय पहाड़ी से क्या लिया है इसने? लोहा लिया है कच्चा। क्या लिया है? लोहा। जबकि तमिलनाडु में नेवेली स्थान से इसने लिग्नाइट, इसे स्थानीय मैग्नीज एवं चूना पत्थर प्राप्त है, आसपास से मैग्नीज और चूना पत्थर ले लेता है। वैसे मोस्टली जितने भी उद्योग अब तक हमने पढ़े हैं स्टील के, उनमें चूना पत्थर वीरमित्रपुर से आ रहा था। कहां से आ रहा था? कोयला अधिकतर में झरिया से आ रहा था। कहां से आ रहा था? झरिया से। तो झरिया और वीरमित्रपुर तो आपको फिक्स हो जाना चाहिए, अधिकतर उद्योगों को वही दे रहे हैं। मोस्टली 8 से 9 उद्योग हमें देखने हैं और ये आज लास्ट है, ठीक है ना।
उद्योग स्टील के लास्ट है ना, बाकी तो आपको चीनी के उद्योग भी पढ़ने हैं, सारे उद्योग है ना। ठीक है, आगे देखिए। इसके अंदर जब हम देखें तो मेन चीज ये है कि ये तो आपकी शिवराय पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, और ये आपका सेलम है। ये क्या है? सेलम। ये सेलम है, यानी यहां लगा हुआ है, ये आपका सेलम उद्योग है। सेलम उद्योग। नेवेली से क्या लाएगा? कोयला लाएगा। देखिए समझिए, ये रहा नेवेली, दिख रहा है नेवेली। C4 क्या है? देखिए आप, कोयला। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहां से आ रहा है ये आपका कोयला। ठीक है ना, क्या हुआ, गाड़ी बीच में भाग गई कहीं? यहां से क्या आ रहा है? कोयला। ये आपका कोयला। ठीक है, कहाँ आना है इस कोयले को? नेवेली या नेवेली से सेलम के अंदर आएगा, क्योंकि ये कोयला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कोयला। ठीक है, पानी कहाँ से मिल रहा है? ये जा रही कावेरी नदी। कौन सी नदी जा रही है? कावेरी नदी। ये कावेरी नदी। ठीक है ना, ये फिर कावेरी नदी 3 धाराओं में जो है बिछड़कर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। भारत में जब देखते हैं हम प्रायद्वीप, ये पठार को इस प्रकार से जब हम समझते हैं इस चीज़ को, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, बंगाल की खाड़ी में क्यों जा रही है और कहीं नहीं की, क्या कारण है इसका? तो इस मैप को थोड़ा सा समझिए। ये हमारा प्रायद्वीप, ये भारत है, ये इस प्रकार से। यहाँ आपका है अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ आपकी है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ भी आप जानते हैं कि 36 द्वीप है। कितने द्वीप है यहाँ पे? 36 द्वीप। और यहाँ लगभग 572 के आसपास द्वीप है। यहाँ जैसे मेनिकाय द्वीप है या लक्षद्वीप है, ये महत्वपूर्ण होते हैं, लक्षद्वीप। और इनमें आप जानते ही हैं अंडमान खुद है, और निकोबार द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा भी लाहैचिंग द्वीप है, और रिची द्वीप है, रिची नाम से एक द्वीप है यहाँ पे। तो ये द्वीपीय क्षेत्र है और पानीय क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है नीचे की तरफ, भारत के यहाँ हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इस क्षेत्र में हमेशा उस तरफ तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र आ जाता है। ये भारत का तटीय रूप है। तो ये सेलम जो है, जो हम सेलम पढ़ रहे हैं, ये तटीय स्थान पर लगा हुआ उद्योग है, तटीय उद्योग है। कैसा उद्योग है? तटीय। आप याद रखें, ये तटीय क्यों है, ये क्यों देखने की जरूरत पड़ गई? जब आपसे जमशेदपुर पूछा जाए, जब आप लिखेंगे कि मध्य, जमशेदपुर कैसा है? मध्य स्थित है। कैसे स्थित है? मध्य स्थित। अवस्थिति के आधार पर कैसे हैं? मध्य स्थित। अब मध्य स्थित कैसे हुआ? कोयला क्षेत्र भी उतना ही दूर और लोहा क्षेत्र भी उतना ही दूर, इसलिए मध्य स्थित है। कौन सा विपरीत परिस्थितियों में बसा हुआ है? तो विश्वेश्वरैया, VISL। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। मध्य स्थित कौन सा है? टिस्को, है ना। और VISL किस परिस्थितियों में है? विपरीत परिस्थितियों में। जबकि तटीय कौन सा है? तटीय सेलम है, विशाखापट्टनम है, ये सब तटीय हैं जो आज हम देख रहे हैं अधिकतर। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है ये है, तो वो कावेरी नदी जो है इस प्रकार आती है और ऐसे घूम के यहाँ इसके अंदर चली जाती है। यहाँ आपका सेलम पड़ जाता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप तो समझ गए होंगे बात को। ये सेलम, ये कावेरी नदी आ रही है। आपको पता है किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई नदी पानी जरूर देती है। एक उद्योग में हमने देखा कि दामोदर पानी दे रही थी। कौन सी दे रही थी? दामोदर नदी पानी दे रही थी। फिर उसी के अंदर बराकर भी आ रही थी। फिर हमने देखा कि खरकेई नदी किसी को पानी दे रही थी। खरकेई नदी किसी को, इसको नहीं दे रही खरकेई नदी। ठीक है ना। तो अलग अलग नदियां जो है अलग अलग स्थानों पर अपना काम करते हुए आगे बढ़ती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कावेरी नदी। कौन सी नदी याद रखना है? कावेरी नदी मोस्टली आपको यहाँ याद रखना है। यहाँ एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं मैटूर बांध। कौन सा बांध है ये? मैटूर बांध। क्या होता है? कोई भी नदी आ रही है इस प्रकार से, ऐसे कोई नदी आ रही है, ठीक है, इस नदी को यहाँ रोक कर जो पानी दे दिया जाता है साइडों में, उसको कहते हैं बांध। जैसे बिसलपुर बांध, बनास नदी को टोंक जिले के अंदर राजस्थान में रोका गया, रोक कर वहां बांध बनाया गया। बनास नदी को रोका, फिर उस पर बांध बनाया, फिर उससे पानी की 2 बड़ी बड़ी जल धाराएं या सरिताएं निकाली गई
और अजमेर और जयपुर की पेयजल आपूर्ति यानी पीने के पानी की आपूर्ति की गई, तो वो बांध के माध्यम से हो पाया। तो प्रत्येक का टारगेट यही होता है। यहाँ बांध इसलिए बनाया गया है मेटूर, ताकि आसपास के शहरों का पानी का जो है कार्य हो सके, और इसी से पानी कावेरी नदी और इस मेटर बांध के माध्यम से सेलम कारखाने को भी मिल जाता है। स्पेशली सेलम के लिए नहीं बनाया गया। ये तो तटों पे है तो पानी की समस्या तो कोई आती ही नहीं है वैसे इनको। शिवराय पाड़ी से क्या ले रहे हैं, ये चूना पत्थर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ से, चूना पत्थर, पक्का याद रखें। शिवराय पाड़ी से क्या ले रहे हैं, चूना पत्थर। अब तक जितने भी हमने उद्योग पढ़े उन सब में हमने ये देखा कि चूना पत्थर वो वीरमित्रपुर से ले रहे थे, वीरमित्रपुर से। ये अकेला ऐसा उद्योग है सेलम अब तक के हमारे पढ़े हुए में से जो कहां से ले रहा है चूना पत्थर, शिवराय पाड़ी से ले रहा है। कहां से ले रहा है, शिवराय पाड़ी से। ठीक है, दूसरी बात, शिवराय पाड़ी से ये कच्चा लोहा ले रहा है। कच्चा लोहा भी कहां से ले रहा है, यानी यहां चूना पत्थर भी ले रहा है और लोहा अयस्क मतलब कच्चा लोहा, लोहा अयस्क, इसी पहाड़ी से ये लोहा अयस्क ले रहा है। हम ये तो जान चुके थे कि लिग्नाइट कोयला जो है नेवेली तमिलनाडु से ले रहा है, लेकिन चूना और लोहा कच्चा जो है शिवराय पहाड़ी से ले रहा है। इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण चीजें और कुछ भी नहीं है। माल इसका तैयार होकर चेन्नई चला जाता है इधर से नाव के माध्यम से। आगे बात समझ में। सेलम इसलिए महत्वपूर्ण है कि दो ही चीजें एक ही जगह से ले रहा है। पहली बात तो ये लोहा अयस्क और चूना पत्थर शिवराय पहाड़ी से ले रहा है, लिग्नाइट नवेली से ले रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो कावेरी नदी जा रही है उससे पानी ले रहा है। इसका तैयार माल चेन्नई की तरफ चला जाता है। इसके पास ही एक बांध है जिसको मेटूर बांध कहा जाता है ना, स्टेनले जलागार, यानी कि पास में और एक झरना है स्टेनले जलागार। तो ऐसे डायग्राम से हमने एक एक को पढ़ा है और समझा है। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, उस तरफ भारत के उस हिस्से में, तो इसको पानी की इतनी समस्या नहीं आती है। ठीक है ना। जब आपको ये मैप ऐसे समझ में नहीं आया, प्रत्येक उद्योग में हमने मैप को पढ़ा है, जब आप इस नीचे वाले डायग्राम को देखना, I फॉर लोहा अयस्क दिख रहा है आपको, L फॉर चूना पत्थर, ये पटरी बना रखी है रेलवे लाइन, और ये बाकी नदी आपको दिखाई दे रही है। तो ये अच्छे से वैसे ही समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको एग्जाम में इसको बना के आना है। इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो नेवेली याद रखना है, एक शिवराय पहाड़ी याद रखना है, मेट्रो रखना है। इसमें ना वीरमित्रपुर आया है ना झरिया आया है, क्योंकि वो तो दूर रह गए। इससे क्या हो गए, दूर। ये तो तमिलनाडु का क्षेत्र आ गया। किसका गया, तमिलनाडु का। अगला देखिए, अब हम देखेंगे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, सेलम। कौन सा था भाई, सेलम। अब क्या पढ़ रहे हैं, विशाखापट्टनम या विशाखापत्तनम। ठीक है ना। पत्तनम नाम क्यों आ रहा है, पतन, पत्तनम नाम इसलिए आ रहा है, पतन का मतलब होता है या बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह। क्या बंदर ज्यादा रहते हैं, नावें रुकती है भाई। क्या होता है, जिसको पोताश्रय भी कह सकते हैं, यानी पोत यानी नाव, आश्रय मतलब घर, जहां नावें रखती है उसको पोताश्रय कहा जाता है, जहां नावें लंबे टाइम तक पड़ी रहती है, बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का है ये भारत का पहला तटवर्ती, सबसे पहले तट पर इसे ही लगाया गया था। सेलम कौन सा है, तटवर्ती है, लेकिन ये सेलम से पहले लग गया था, तो ये पहला तटवर्ती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना में। देखो आपसे अगर राउरकेला पूछे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, ये तीनों पूछ ले तो सेकंड पंचवर्षीय योजना है। अगर आपसे बोकारो पूछे, बोकारो, तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना है। और अगर आपसे विशाखापत्तनम पूछे तो ये 6 पंचवर्षीय योजना है। ये आप पक्का याद रखें, 6 वाली में कौन सा लगाया गया, विशाखापट्टनम। RINL द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को शॉर्ट में RINL बोलते हैं, उसके द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में से लगाया गया। ये तटवर्ती है। अब तक इसकी 2-3 बातें हमने देखी। लोहा अयस्क की प्राप्ति बेलाडीला छत्तीसगढ़, बहुत प्रसिद्ध स्थान है लोहे का बेलाडीला। हमने जब खनिज पढ़े थे तब लोहा जब हम पढ़ रहे थे तो बार बार झरिया, रानीगंज, बेलाडीला, इन चीजों को हम बार बार देख रहे थे, बार बार रिमेंबर कर रहे थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है छत्तीसगढ़ में बेलाडीला लोहे का। ठीक है ना। यहाँ से इसको लोहा मिल रहा है। लोहा कहाँ से मिल रहा है, बेलाडीला से मिल रहा है, तो कभी डील हो ही नहीं सकती इसमें विशाखापट्टनम वाले में।
कोयले की प्राप्ति दामोदर घाटी और ऑस्ट्रेलिया से। कोयला जो इसको है दामोदर घाटी से मिलता है और ऑस्ट्रेलिया से आयात भी करता है। यार कितनी बड़ी बात है, दामोदर घाटी से कोयला ले रहा है। चूना पत्थर की प्राप्ति खम जिला तेलंगाना से होती है, यानी इसको चूना पत्थर जो है खम से होता है। बताओ सेलम को कहां से हो रहा था चूना पत्थर? एक ही जगह से कोयला और चूना पत्थर सब कुछ एक ही जगह से ला रहे थे। याद करो, रिमेंबर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी अभी पढ़ के आए हम। चूना पत्थर इसको खम जिले से मिलता है। बताओ वीरमित्रपुर से किसको मिलता है? अधिकतर उद्योगों को, है ना। तो तटीय वालों में खम से कौन प्राप्त कर रहा है? विशाखापट्टनम। ये देखिए, ये भी जरिया से कोयला वोयला लेगा क्या, देखते हैं अभी। देखिए ये रहा आपका बेलाडीला, ठीक है, इसको लाल लाल कर देते हैं। ये बेलाडीला उद्योग, बेलाडीला नहीं कहेंगे इसको हम, जो विशाखापट्टनम उद्योग पढ़ रहे हैं ये यहाँ पे है ना, ठीक है ना, उद्योग यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कच्चा लोहा है, अभी लाल नहीं हुआ है ना, हल्का लाल कह सकते हैं इसको, हल्का लाल कह सकते हैं इसको, है ना, ठीक है ना। ये यहाँ आएगा तो पूरा पिघलेगा। ये बहुत ज़्यादा भट्टियों पे इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इस उद्योग में इसको तैयार किया जाता है। तो ये विशाखापट्टनम उद्योग है आपका, ठीक है। बेलाडीला से क्या आ रहा है यहाँ पे? आई का मतलब क्या होता है? लोहा। तो यहाँ से लोहा आ रहा है, बेलाडीला से क्या आ रहा है? लोहा। लिख लो, और यहाँ पे लोहा। कैसा लोहा है? कच्चा। तो इसको कच्चा कह सकते हैं या अयस्क कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C4 देखो क्या है? कोयला। कोयला कहाँ से ला रहा है? इस स्थान से ये कोयला आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई हमने, और कहाँ से ला रहा है? खम्ब क्षेत्र से। L4 डोलामाइट आ रहा है। खम्ब क्षेत्र से क्या आ रहा है इसके अंदर? डोलामाइट आ रहा है। तो ये इस प्रकार से इसने अपने आप को सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थित कर रखा है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लेने का ये प्रयास करता है ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से इस उद्योग को संचालित किया जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं यार सर इतने बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही थी, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया सिकुड़ के, है ना। तो अब उद्योग खत्म हो रहे हैं। कौन से खत्म हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लोहा वाले, है ना। तो जरिया, बेलाडीला, विशाखापट्टनम, खम्ब क्षेत्र, ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि विजयनगर। सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था सेलम। सेलम के बाद आज क्या देखा हमने? सेलम के बाद आज हमने देखा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद क्या देखा हमने? विजयनगर को देखा। विजयनगर इस्पात संयंत्र होशपोट कर्नाटक में है, यानी एक जगह है होशपोट। किस जगह है? कर्नाटक में। कौन सा? विजयनगर। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि इससे पहले वाला कहाँ था? बेलाडीला आंध्र प्रदेश के आसपास के उसी क्षेत्र में लगा हुआ था। जबकि सेलम कहाँ था? तमिलनाडु में। सेलम का जिला राज्य पूछा जाता है, आप याद रखें, ठीक है। इसकी स्थापना कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा जलाशय के पास होसपेट नामक जगह पर की गई है। कितना शानदार तरीके से लिखा हुआ है। कर्नाटक में है ये, बेलारी जिला है कर्नाटक का, पास से नदी आ रही है तुंगभद्रा, वहां से ये पानी लेगा, जाहिर सी बात है। एक जगह, गांव का नाम है होसपेट। कौन सा नाम है? होसपेट, यानी क्या बोलते हैं उसको? हॉटपॉट क्या बोलते हैं, जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वो वाला नहीं है, ये है होशपेट। क्या है ये? होशपेट। आगे बात समझ में आता है। तो ये विजयनगर इस्पात संयंत्र है। इसे लोहा की प्राप्ति होशपेट क्षेत्र से, बाबा बुदन की पहाड़ियों से और चिकमंगलूर से होती है। याद करो, और कौन था जिसको चिकमंगलूर से, राधी से जो है ये लोहा कच्चा मिलता था। तो ये लोहा ऐसे की प्राप्ति होशपोट क्षेत्र से, होशपेट क्षेत्र, बाबा बुदन की पहाड़ी और चिकमंगलूर से होती है। कोयला काहानन घाटी से। कोयला कहाँ से ला रहा है ये? काहानन घाटी से, याद रखें इसको, मध्य प्रदेश से। सिंगरैली तेलंगाना से प्राप्त होता है, दूर दूर से मंगा रहा है माल आता है ना। देखो कोयला मध्य प्रदेश से मंगा रहा है, कोयला सिंगरैली तेलंगाना से भी मंगा रहा है। जल एवं जल विद्युत की तुंगभद्रा नदी है ही इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम में देख लो आप, ये देखिए, ये है तुंगभद्रा नदी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम है जाना। ये इधर चली गई, ठीक है ना। ये भद्रा नदी जा रही है इधर, ठीक है ना। ये नदियां आई थी, याद करो कहाँ आई थी, एक बार दिमाग में दौड़ो फिर से। कहाँ है? तुंगभद्रा जलागार, हॉटस्पॉट तुंगभद्रा, ठीक है ना। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये यहाँ बना हुआ जलागार, इस जलागार से तुंगभद्रा हॉटस्पॉट क्षेत्र से ये यहाँ है, ठीक है ना।
इस जगह यहाँ से क्या ला रहा है, भद्रा से जल है, यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, आप इसको याद रखें पानी को, ये पानी है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कैदर देमुख, आई फॉर लोहा, ऐसा ला रहा है यहाँ से। तो ये छोटे छोटे डायग्राम है, अब क्या बताऊँ इसको, 4 तो नाम लिखे हुए हैं, क्या समझाऊँ इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में निजी क्षेत्र के अंतर्गत लगाए गए इस्पात संयंत्र, ये निजी यानी का मतलब होता है प्राइवेट, यानी प्राइवेट संयंत्र कौन कौन से है भारत के अंदर, जो प्राइवेट ही है, प्राइवेट संयंत्र, ठीक है ना। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है, ये प्राइवेट है और अवस्थिति के हिसाब से मध्य स्थित है, बड़ा दिमाग से लगाया इन्होंने। फिर है SRESSAR स्टील लिमिटेड, हजीरा सूरत जिला गुजरात में है, ये भी प्राइवेट है। इस्पात नाम की इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, IIL डोलवी, रामगढ़ जिला महाराष्ट्र में। वर्तमान में IIL का विलय जिंदल ग्रुप कंपनी में हो गया। जिंदल का नाम तो आपने सुना होगा, पाइप वगैरह आते रहते हैं इसके। JSW स्टील LTD में हो गया। जिंदल के पाइप आते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं, तो ये प्राइवेट है जितनी भी आपको दिख रही है। कौन कौन सी, टाटा वाली, SR वाली और इस्पात वाली, है ना। इस्पात का विलय किस में हो गया, IIL, जिसे जिंदल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, JVSL तोरंगुल बेलारी हॉस्पेट क्षेत्र कर्नाटक, ये भी JSW लिमिटेड की एक इकाई है, यानी इसी के अंदर शामिल हो गई, ठीक है। तो ये हमने अब तक जो पिछले 3 लेक्चर के अंदर, हमने लेक्चर जो है ये 6 वाला हमारा था, लेकिन 3 लेक्चर के अंदर हमने जो भी पढ़ा उसमें महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी आयरन फैक्ट्रीज। क्या थी, आयरन एंड स्टील प्लांट। अब कोई कह नहीं, प्लांट नहीं कहूं तो संयंत्र कह दो, संयंत्र नहीं कहूं तो मिल कह दो, फैक्ट्री कह दो, है ना, कारखाना कह दो, उद्योग कह दो, ठीक है। हमने लोहे के पढ़े और लोहे के लगभग 8 या 9 के आसपास हमने पढ़े, जिसको भी हमने पढ़ा आयरन जो बना रहे थे। अब ये आयरन या स्टील बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है लोहा अयस्क। तो ये कहां से मिलता है, आप जिस भी उद्योग को पढ़ें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, किसी भी उद्योग को पढ़े जो आयरन से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयरन से संबंधित है, जिसे स्टील भी कह रहे हैं हम। आयरन और स्टील से संबंधित लोहे का उद्योग जहां होगा, सबसे पहले उसको कच्चा लोहा चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा, कच्चा लोहा, जिसको हम कह रहे हैं लोहा अयस्क। तभी पक्का लोहा बन पाएगा जब कच्चा लोहा होगा। ये तो है पहली आवश्यकता। उसके बाद उसको परिवहन चाहिए, तैयार माल जो हो जाता है उस तैयार माल को पहुंचाने के लिए, किसको पहुंचाने के लिए, तैयार माल को पहुंचाने के लिए उसे अच्छी कैटेगरी का सही तरीके से व्यवस्थित माल को पहुंचा सकें, ऐसा उसको परिवहन चाहिए। उसके बाद उसको जलापूर्ति यानी पानी की पर्याप्त आवश्यकता उसको होती है, तो जलापूर्ति उसको चाहिए। इसके बाद इसको चाहिए कोयला विद्युत के लिए। जैसे VISL वालों के पास नहीं था तो उनको बहुत दिक्कतें आई, जैसे आधों के पास होता है तो उनको दिक्कतें नहीं आई, VISL वालों को चारकोल बनाना पड़ा, लकड़ी जलानी पड़ी, ये सब होता है। इसके अलावा इनको क्या चाहिए, मैग्नीज। क्या चाहिए भाई, मैग्नीज। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जब भट्टी पे इसको उबाला जाता है। और फिर जो चीज चाहिए वो है चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो किसी भी उद्योग को जब आप पढ़ेंगे तो ये 6 चीजें आपको नजर आनी चाहिए, 3 3 6, मतलब 6 चीजें आपको नजर आनी चाहिए। 6 में से 4 का होना बहुत जरूरी है। अगर 4 ही नहीं होती है तो वो उद्योग की उद्योग श्रेणी में नहीं आता है। सही स्थिति के आधार पर बसा हुआ है आपका टाटा, एकदम अच्छी स्थिति, सारी चीजों को ध्यान में रखकर। कौन सा बसा हुआ है, जो हमेशा समस्याओं का सामना करता रहा, VSLI, अच्छी स्थिति पे नहीं बसा हुआ। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी, एक एक को पढ़ा था। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो रावण घूम रही है, जैसे कि वीर मित्रपुर, शुरू में यही आ रहा था वीर मित्रपुर। यहाँ अधिक चूना मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, चूना पत्थर, तो यह आपको याद रखना है।
एक दो चीज़ें और देखी थी हमने, दामोदर नदी अधिकतर में आ रही थी, तो ये चीज़ें राउंडली घूमेगी, क्या करेगी, राउंडली, और एक एक जगह आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगी। तो इस लेक्चर के साथ ही हमने स्टील प्लांट तो पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ उद्योग ऐसे रहे जो छोटे छोटे एक एक क्लास के, जैसे सीमेंट का हो सकता है, गन्ना जो चीनी वाला हो सकता है, एक ही दिन का, पेट्रो रसायन उद्योग होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप होते हैं। तो ये छोटे छोटे रहे हैं जिसको हम देख लेंगे जल्दी। लर्नेंस हेयर का आर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है, आप में से काफ़ी कम साथियों ने उसको ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर अपडेट आती रहती है कि कौन सी क्लास कब आनी है, कैसे आनी है। जैसे मेरी कल तबीयत खराब थी तो समस्या की वजह से नोटिफिकेशन आया, तो ये जो चीज़ आपके पास पहुंचती है, ये टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचती है। कई बार यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में नहीं मिल पाती है आपको, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही होंगे, लेकिन अधिक से अधिक साथियों तो पहुंचाना है कि यहाँ 12th की बहुत अच्छे से रणनीति के साथ तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।